हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। एग्जाम एनालिसिस स्पेशल सीरीज हमारी ये है। इसमें हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं। ये सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो रहेगा हमारा, जो कि हम कवर करेंगे और आपको बता देगा 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आगे भी लगातार वीडियोज़ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिलते रहेंगे। तो आज है 4 फरवरी 2025, माफ कीजिएगा ये 2025 है ना, इसको कर लीजिएगा। तो आज है 4 फरवरी 2025, सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये लेकर फाइनली आपके लिए आ चुके हैं। इस वीडियो की अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ भी प्रॉपर तरीके से मिल पाए तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइज आप सभी लोग मैंने देखा है टेलीग्राम पर कि पीडीएफ के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, पीडीएफ में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी जो पीडीएफ है हम नहीं दे सकते क्योंकि उसमें कुछ करेक्शन करना अभी बाकी है ना। जो क्वेश्चन है उनका करेक्शन उनमें करना बाकी है। तो हम ये तीनों शिफ्टों का एनालिसिस कवर करवा देंगे। उसके बाद में जब हमें टाइम मिलेगा थोड़ा शाम को, है ना, तो उसमें करेक्शन करने के बाद में उसको अपडेट करेंगे। ऐसे उसमें थोड़ा सा एरर वगैरह रहते हैं तो हम करेक्शन करने के बाद में ही आपको प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो फिर आप गलत कर बैठेंगे। तो इसलिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं, बट पीडीएफ थोड़ा सा लेट ही मिल पाएगी उसमें करेक्शन होने के बाद में। तो इतना पैसेंस आप रखिएगा, बाकी प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस चीज़ की बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपकी रहेगी। तो आइए बात करते हैं आगे, और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, इसके बाद में हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले जीके जीएस करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 4 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे ये कौन थे, इनका नाम पूछा है। और ये कई मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। क्लीमेंट एटली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लीमेंट एटली ये जो था ये भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो 20 फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करेगी। अंतिम परिवर्तन काल की स्थिति निर्धारित होने के बाद रियासतों का जो भविष्य ये तय किया जाएगा। क्लीमेंट रिचर्ड एटली इसका पूरा नाम था, एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे ये, जिन्होंने 1945 से 51 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। विंस्टन चर्चिल की अगर अपन बात करें तो वर्ष 1947, माफ कीजिएगा ये 1945 वाला है, 1947 और 48 वाला ये किसका, क्लीमेंट एटली वाला है। विंस्टन चर्चिल जो है ये 1942 में जब क्रिस्प मिशन आया था भारत में, तो वहाँ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन इस तरह से अगर बनेगा कि भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पर ब्रिटेन का ये प्रधानमंत्री कौन था, तो ये था आपका क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन बनेगा क्रिस्प मिशन जो भारत आया था उस टाइम पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल था। तो 1942 में आया था, उस टाइम पर विंस्टन चर्चिल थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, याद रखिएगा। टोनी ब्लेयर की बात करें तो 1997 से 2007, 1997 से 2007 तक ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे ये टोनी ब्लेयर, लेबर पार्टी के नेता थे। और मार्गरेट थैचर की अगर अपन बात करें तो एक ब्रिटिश राजनेता थे, जिन्होंने 1979 से 1990 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। सारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हमने चारों आपको बता दिया है ना, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, टोनी ब्लेयर और मार्गरेट थैचर। तो इन चारों को आपको याद रखना है ना। इसी से आपके क्वेश्चंस डिटेल जो है इसी में से आपके बनते हैं। गाइज ये हमारी एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 की। अभी आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये हम करवा चुके हैं, सेकंड शिफ्ट का भी हम बेसिकली अभी कवर करवा रहे हैं। तो हमारे पास में दोनों शिफ्टों के 40 क्वेश्चंस के समथिंग का जो एनालिसिस हमने देखा है, उसी के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो आप सभी के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स रहे होंगे कि इस बार जो पैटर्न है ये क्या है, कैसा क्या पैटर्न आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। पिछली बार 2023-24 का जो डेटा है ना, जो पेपर का पैटर्न था उसी के अकॉर्डिंग डेटा है। बस करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस जो है ये उसमें अपडेशन देखने को आपको मिल रहा है। बाकी के क्वेश्चंस है वो लेवल सेम है लगभग, कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा कम नहीं है। जैसा आपका एग्जाम था सेम वैसा ही आपको यहाँ तक अभी तक देखने को मिल रहा है ना। क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा हेर फेर देखने को अभी तक नहीं मिला है, क्लियर है। और ये जो पैटर्न अभी फॉलो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में एक डेमो डाला है, इस डेमो को जाकर चेकआउट करेगा। ये जो डेमो आप देखेंगे गाइस, पूरा का पूरा आपका जो अभी पैटर्न बन रहा है ना, इसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। तो आप एक बार जाकर विजिट करिएगा, डेमो चेकआउट करिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी,
जरूर से विजिट करिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज तो कॉन्टैक्ट भी हम हमसे कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो एक बार जाकर ही आप विजिट कर लीजिएगा। सफिशियंट रहेगी आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जो पैटर्न अभी फॉलो हो रहा है सेम टू सेम आपको इसे टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु से नृत्य पूछा था, एरिया की कौन सी नृत्य कहाँ का है, इस तरह टाइप से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो नृत्य है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भरतनाट्यम जो है ये नृत्य तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा था केरल का, है ना, कथकली वाला, कथकली, है ना, और ये आप पूछे आपका भरतनाट्यम वाला, है ना, तो ये तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड है। भारत में शास्त्रीय नृत्य रूप का सबसे पुराना नृत्य रूप है ये। प्राचीन काल दक्षिण भारत के मंदिरों और दरबारों में चलती आ रही है। तो ये जो है संगीत नाटक अकादमी अन्य कथक जो कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और सत्रिय है, इनके द्वारा मान्यता प्राप्त जो 8 नृत्य रूप है इनमें से एक है ये आपका। क्लियर है? दक्षिण भारतीय धार्मिक अवधारणाओं और दार्शनिक विचारों को दर्शाता है, विशेष रूप से शैव धर्म, वैष्णववाद और शक्तिवाद में है। तमिलनाडु के कुछ अन्य भी लोक नृत्य है, जैसे कि बम्बर है, इसके अलावा भरतनाट्यम में शास्त्रीय नृत्य है, चक्कैयट्टम हो गया, करकट्टम हो गया, मईल अट्टम, कमांडी या कामन पांडिगई। इसके अलावा काई सिलंबु है, काई सिलंबु अट्टम जिसको कहा जाता है। तो ये कुछ अन्य तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं जिनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से। देखिए क्वेश्चंस वही है जो हर बार पिछली बार भी आपका पूछा गया था। हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चन से कुछ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा वो हम आपको कवर करवा देंगे जैसे ही कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। तो बाकी एज इट इज पैटर्न आपका जो बन रहा था उसी के अकॉर्डिंग है। कथक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। शोभना जो नारायण एक भारतीय कथक नर्तक है और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की एक करियर अधिकारी है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक का प्रतिनिधित्व करती है ये शोभना नारायण। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो कथक की शुरुआत सामान्य रूप से उत्तर जो भारत है यानी कि उत्तर प्रदेश, यहाँ से प्रारंभिक भाग में कथक या कथाकार के रूप में जाना जाता है। ये मंत्रमुग्ध कर देने वाला, सटीक और स्पंदित करने वाला कदमों का उपयोग, साथ ही शरीर के ऊपरी हिस्से की सुंदर लेकिन विस्तृत वहन, हाथों की स्थिति और चेहरे के भाव कथक के विविध सांस्कृतिक प्रभाव को बेसिकली दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन है आपका, पारुल परमार किस खेल से रिलेटेड है या संबंधित है। तो बैडमिंटन करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। पारुल परमार एक प्रसिद्ध भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है और उन्होंने भारत के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक बेसिकली जीते हैं। प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या है इनकी पारुल परमार की। तो विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कई बार स्वर्ण पदक जीते हैं, एशियन पैरा गेम्स में एक पदक जीत चुकी है और 2020 का जो टोक्यो पैरालंपिक्स हुआ था इसमें भी भारत का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। SL3 कैटेगरी में एक ऐसी श्रेणी है जिसमें शारीरिक विकलांगता वाले खिलाड़ी जो है ये भाग लेते हैं, इसमें खेलती हैं ये SL3 में, और उनकी सफलता ने भारतीय पैरा स्पोर्ट्स में एक नया मुकाम भी स्थापित किया है। तो ये पारुल परमार नाम आप याद रखिएगा, पैरा बैडमिंटन ये खिलाड़ी है। तो अगर यहाँ पर बैडमिंटन ना देकर पैरा बैडमिंटन देकर रखा हो तो आपका करेक्ट आंसर ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, समय सीमा में यानी कि समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसको समय सीमा से 1 वर्ष पहले यानी कि 1 साल पहले इसको समाप्त कर दिया गया था। समय सीमा से 1 साल पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया गया था। ये जो योजना है साल 1947 से 1978 तक चली थी, जबकि 1979 तक इसको चलना था, है ना। तो 1974 से 78 तक चली थी, 4 साल, 74, 75, 76, 74, 75, 76, 77, 78, है ना, के लिए थी। साल 1979 में मोरारजी जो देसाई सरकार थी इसने इस योजना को खारिज कर दिया था। जब 24 मई 1977 को मोरारजी देसाई जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो 5वीं योजना, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपको बता दूं मैं, 5वीं जो योजना है ये 1977 से 78 में जनता सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी। उन्होंने 1978 से 1883 की अवधि के लिए अपनी जो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी, ये 6ठी योजना थी, इसे शुरू किया था और इसे रोलिंग योजना बेसिकली इन्होंने कहा था। तो ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जो योजना थी 1974 से 78 तक के लिए थी। साल 1978 में मोरारजी जो सरकार थी उन्होंने इसको खारिज कर दिया था जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम पर। 5वीं जो योजना है 1970 से 78 में
1977-78 में जनता सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी 5वीं योजना, और 1978 से 83 की अवधि के लिए एक छठी योजना इन्होंने शुरू कर दी, जिसको रोलिंग योजना, रोलिंग प्लान कहा गया। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसके क्या उद्देश्य थे, तो गरीबी दूर करना और आर्थिक स्वतंत्रता, इसका मुख्य उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ और भी जानकारी अगर आप चाहें तो इस योजना में रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया था। इस योजना में कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलिंग नृत्य महोत्सव किस राज्य से है, तो ये आपका उड़ीसा से रिलेटेड है। ये उड़ीसा की पारंपरिक नृत्य शैलियों में से एक है और ये एक महोत्सव भी है, नृत्य महोत्सव है ना। इसका संबंध जो है प्राचीन कलिंग साम्राज्य से जोड़ा जाता है। ये नृत्य अक्सर युद्ध की गाथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं, पौराणिक कथाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। ओडिशा के अन्य प्रसिद्ध नृत्य रूपों में ओडिसी नृत्य, गोटीपुआ और महानी नृत्य भी बेसिकली शामिल किए जाते हैं। बात करें कलिंग महोत्सव के बारे में, तो कलिंग महोत्सव जो है यह त्यौहार जनवरी और फरवरी में बेसिकली मनाया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत जो है इलियाना सिटारिस्टी, है ना, सिटारिस्टी ने की थी। और ये जो त्यौहार है युद्ध पर शांति की जीत को दर्शाता है। कलिंग के रक्त युद्ध के बाद राजा अशोक ने शांति की तलाश की थी, है ना। कलिंग के रक्त युद्ध के बाद में राजा अशोक ने शांति की तलाश की थी, तो कलिंग युद्ध इसको ऐसा कहा जाता है, शांति की जीत को बेसिकली दर्शाता है, युद्ध पर शांति की जीत को। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना, देखिए भाई गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो आपका सेकंड शिफ्ट का आज पेपर हुआ इसमें करीबन 3 से 3 के लगभग जो क्वेश्चन है ये सीधे सीधे एक ही पंचवर्षीय योजना वाले टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, 5 ईयर प्लान से, F5 ईयर प्लान F5E, है ना। तो इससे सीधे सीधे कितने तो क्वेश्चंस बने, 3 क्वेश्चंस बने, तो आप बिल्कुल भी शॉकिंग ना हो, क्वेश्चंस आपके हम पहले ही बता चुके हैं, क्वेश्चंस आपके बनेंगे, क्लियर है। तो क्वेश्चन है आपका किस पंचवर्षीय योजना में कितना गैप किया गया, इस टाइप से क्वेश्चन था। ये एग्जैक्ट तो समझ में नहीं आ रहा है क्या पैटर्न था, बट इसी तरह से उन्होंने बताया। इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछना यह चाह रहा है कि यानी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया होगा कि किस पंचवर्षीय योजना में गैप था, और ऑप्शंस आपको उसी के अकॉर्डिंग मिले होंगे। तो मैं आपको बता दूं 1966 से 69 यानी कि 1966 से 69 तक तीसरी योजना के बाद 3 साल तक वार्षिक योजना चलाई गई थी। फिर 1978 से 80 तक, है ना, जनता पार्टी जो सरकार आई थी इसने 5 वर्षीय योजना को रोक दिया था और वार्षिक योजनाएं लागू की थी। उसके बाद में 1990-92 तक 7वीं योजना के बाद 2 साल तक वार्षिक जो योजना है ये चलाई गई थी। तो ये इस तरह की चीज़ें हुई थी, हम और डिटेल में थोड़ा समझा देंगे अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो। देखिए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बीच कुछ अंतराल यानी कि गैप भी आए हैं। भारत में 3 बार पंचवर्षीय योजनाओं के बीच गैप हुआ है। कब? ये एक तो हुआ था 1966 से 69 में, है ना, दूसरा हुआ था 78 से 80 वाला, तीसरा हुआ था 90-92 वाला। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पहला गैप तो ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, है ना। तीसरा योजना के बाद में 3 साल तक का गैप था ये। तो इसके अलावा 2017 के बाद पंचवर्षीय जो योजना है पूरी तरह से बंद कर दी गई और उनकी जगह पर नीति आयोग द्वारा दीर्घकालीन योजनाएं बेसिकली बनाई जाने लगी। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच गैप की अगर अपन बात करें, ये पंचवर्षीय योजना यहाँ पर अवधि दे रखी है, अंतराल गैप दे रखा है। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से 56 तक चली थी, कोई भी गैप इसमें नहीं था। बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की तो ये 56 से 61 तक चली थी, इसमें भी कोई गैप नहीं देखने को मिला। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक चली थी, इसमें भी कोई गैप नहीं देखने मिला, है ना। बाकी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद में गैप देखने को मिला, है ना। देखिए तीसरी योजना के बाद में 1966 को ये तीसरी योजना खत्म हो जाती है। तो तीसरी योजना के बाद 1966 से 69 तक, है ना, 3 साल का जो गैप है ये बेसिकली देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो फर्स्ट वाला तो यही हो गया गैप, है ना, योजना विराम वार्षिक योजना लागू इसमें की गई थी। फिर आती है चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक, कोई गैप इसमें नहीं है फिर, है ना। फिर आती है पंचम योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक, कोई गैप नहीं है, लेकिन इसे 1978 तक में खत्म कर दिया गया, क्लियर है। 78 में, जब 78 लास्ट तक ये समाप्त होने वाली थी, पहले ही इसको 78 में ही समाप्त कर दिया गया, स्टार्ट में ही है, 78 के स्टार्ट में ही। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल से पूर्व ही इसको रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यह जनता पार्टी जो सरकार है, उसके बाद में जनता पार्टी सरकार आई थी, आपको बताइए, है ना, 1978 में आई थी जनता पार्टी सरकार। तो 78 से 80, है ना, 2 साल का गैप इन्होंने रखा, फिक्स्ड योजना नहीं थी इसमें भी। उसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना आती है 80 से 85 वाली, इसमें भी कोई गैप नहीं है। 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है 85 से 90, इसमें भी कोई गैप नहीं था। उसके बाद में 90 से 92 का जो
पीरियड है, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बाद में जो टाइम पीरियड आता है 90 से 92 वाला 2 साल का, तो वार्षिक योजना ही चलाई गई 1990-92 में। 2 साल का गैप यहाँ पर आया, योजना विराम। 8वीं पंचवर्षीय योजना फिर स्टार्ट हुई 92 से 97 तक चली, फिर 97 से 2 तक 9वीं, फिर 2 से 7 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, और 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी 7 से 12 तक थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 12 से 17 तक। तो ये 8 से लेके 12 तक फिर कोई भी गैप देखने को नहीं मिला। क्लियर है। और 2017 में जो कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। समाप्त होने के बाद में 2017 के बाद 2017 से आगे यानी उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। अब नीति आयोग के तहत योजनाएं जो है बेसिकली बनाई जाती है। तो ये सारी हमने पंचवर्षीय योजना वाली पूरी डिटेल ही डाल दी ताकि आगे से क्वेश्चंस बने, आप अच्छे से देख कर जाइएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम क्या है। तो ये जिष्णु देव वर्मा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जिष्णु देव वर्मा ये तेलंगाना के नए राज्यपाल हैं। तमिली साई सुंदरराजन जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, आपको बताइए। तो अभी जो है जिष्णु देव वर्मा को बनाया गया है। क्लियर है। जिष्णु देव वर्मा एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। इनका जन्म हुआ 15 अगस्त 1957 को। तो 31 जुलाई 2024 को तेलंगाना के तीसरे और वर्तमान राज्यपाल के रूप में कार्यरत है। ये त्रिपुरा से है। इससे पहले 2018 से 23 तक त्रिपुरा के दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु देव वर्मा का जन्म 15 अगस्त 1957 को हुआ और त्रिपुरा के शाही परिवार संबंधित राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। और ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं गाइस, ये अभी राज्यपाल वाला जो टॉपिक है ये स्टार्टिंग से ही अब आ चुका है। तो आप राज्यपाल, उपराज्यपाल, है ना, इसके अलावा है ना राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो प्रशासक है उनको भी आप देख लीजिएगा, है ना, और उपराज्यपाल भी आप देख के जाइएगा। इनसे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, डिप्टी गवर्नर। तो ये सारे आप देख के जाइएगा क्योंकि ये राज्यपाल आपका पूछे जा रहे हैं। अगला है आपका एथलीट पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन बनाए हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है। पैरालंपिक खेलों से जुड़े कुछ सवाल और जवाब है। जैसे कि पैरालंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी 1948 में हुई थी, 1948 में। पैरालंपिक खेलों का जो प्रतीक है ये 3 अर्धचंद्र है। पैरालंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है स्पिरिट इन मोशन। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट का नाम बताना है तो मुरलीकांत पैटकर हो जाएगा। और पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया। पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है दीपा मलिक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और पैरालंपिक में 3 लगातार पदक जीतने वाले पहले भारतीय मरियप्पन थंगावेलु, नाम याद रखिएगा, जो कि भारतीय है। चलिए अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना से। देखिए वापस से पंचवर्षीय योजना वाला आ गया। हम बोल रहे थे कि काफी ज्यादा क्वेश्चन पंचवर्षीय से पूछे गए। पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था। तो यह था भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान FYP, इसका संबंध भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास से था। इसे सोवियत संघ की योजना प्रणाली से प्रेरित होकर, इंस्पायर्ड होकर अपनाया गया। तो पंचवर्षीय जो योजना है ये कहाँ, किस देश से इंस्पायर्ड है, सोवियत संघ से, है ना। मुख्य उद्देश्य क्या है पंचवर्षीय योजना का, तो आर्थिक विकास यानी कि औद्योगिकीकरण, कृषि सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास, सामाजिक विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन यानी बेरोजगारी और गरीबी को कम करना, आर्थिक स्थिरता, महंगाई को नियंत्रित करना और स्वतंत्रता के बाद में आर्थिक आत्मनिर्भरता। ये मुख्य उद्देश्य था इसका पंचवर्षीय योजना का। शुरुआत और समाप्ति की बात करें, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में शुरू हुई थी। नीति आयोग, जिसको आपको बताइए योजना आयोग के बाद में लाया गया था, तो नीति आयोग की स्थापना के बाद 2017 में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। कौन बनाता है पंचवर्षीय योजना, तो योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन जो था इन योजनाओं को बनाता था। पर क्या हुआ, 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को लाया गया या नीति आयोग की स्थापना की गई। तो उससे के बाद में फिर जो है पंचवर्षीय योजना भी आपको बताइए 2017 के बाद में समाप्त कर दी गई, 12वीं के बाद में। महत्व क्या है, इन योजनाओं ने भारत के कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है। लोक रंग जो महोत्सव है हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। 5 दिनों तक ये मनाया जाता है। कार्यक्रम का जो आयोजन है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी करती है। त्योहार का वास्तविक मकसद है भारत के भू राजनीतिक सीमांकन को मिटाना और ये भोपाल शहर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है किसके पास में होती है, तो राष्ट्रपति के पास में होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85(2)B के आर्टिकल के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की अंतिम शक्ति होती है।
अनुच्छेद 85(2)(b) के तहत। लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि संबंधित प्राधिकारी चाहे तो इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को 2 तरीके से भंग किया जा सकता है। एक तो है आपका जब बहुमत का नेता सत्तारूढ़ जो दल है लोकसभा को भंग कर देता है, और दूसरा तरीका है जब सबसे पहले, है ना, जब सबसे बड़े दल का जो नेता है लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं करता तो हकदार शक्ति राष्ट्रपति को अधिकार देती है ना। इस तरह की चीजें ये बेसिकली शामिल होती है ना। तो 2 तरीके से इसको भंग किया जा सकता है, दोनों आप याद रखिएगा। कौन सा आर्टिकल है ये भंग करने वाला, इसको भी देख कर जाएगा, क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट है नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला है। नृत्य के क्षेत्र में जो भारत रत्न मिला है किसे मिला है, इस टाइप से क्वेश्चन था एग्जैक्ट, तो इसी तरह से बताया उन्होंने। तो हम बता दें आपको, अब तक किसी भी नृत्यांगना या नृत्य को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। अब तक किसी भी नृत्यांगना को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। भारत रत्न और नृत्य कला की अगर हम बात करें तो भारत नृत्य जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, अब तक मुख्य रूप से राजनीतिक, समाज सेवा, विज्ञान, कला और संगीत क्षेत्र में दिए गए हैं। हालांकि कई महान नृत्य कलाकारों को पद्म विभूषण, भूषण श्री जैसे सम्मान मिले, लेकिन किसी भी नृत्यांगना को भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है। कुछ प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं जिन्हें बड़े सम्मान मिले हैं, जैसे कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल, इनको भरतनाट्यम के लिए पद्म भूषण मिला था 1956 में। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनको भरतनाट्यम कुचिपुड़ी के लिए पद्म विभूषण मिला 2016 में। सोनल मानसिंह की बात करें, ओडिसी नृत्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2003 में दिया गया। कुमारी कमल भरतनाट्यम के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मानित की गई 1970 में। केलू चरण महापात्र ओडिसी के लिए इनको पद्म विभूषण मिला है सन 2000 में। और ये जो थे ये एक पुरुष नृत्यकार थे केलू चरण महापात्र, तो याद रखिएगा इनके बारे में। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका है संविधान से संबंधित क्वेश्चन आपका बना है। ये एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाए क्योंकि संविधान से कई टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं, है ना। टाइप बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो भारतीय संविधान से जुड़े कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। जैसे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, है ना। इन 2 जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाले, इनमें कई सारे लोग कंफ्यूज होंगे, है ना। ये पूछेगा जब ये बता देंगे, ये पूछेगा जब ये बता देंगे, तो आप देख लीजिएगा। लागू की अगर अपन बात की जाए आपसे, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और ये कब अंगीकृत किया गया था, है ना। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था, यानी कि संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था, कब बनकर तैयार हो गया था संविधान सभा से ऐसा, तो 26 नवंबर 1950 को। और भारत का संविधान लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी गई, महाराजा वाड़ा स्थित सेंट्रल जो लाइब्रेरी है इसमें संविधान की मूल प्रति रखी गई है। अगला है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर की प्रस्तावना क्या बताती है ना। हेरोल्ड डोमर मॉडल की प्रस्तावना क्या बताती है, तो ये जनता, संविधान जनता के लिए है और जनता ही अंतिम संप्रभु है, ये बताती है हेरोल्ड डोमर मॉडल की प्रस्तावना। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस पर आधारित थी, तो ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना की अगर अपन बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 56 की अवधि के लिए शुरू की गई थी। कुछ संशोधनों के साथ हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य जो केंद्र था इसका मुख्य केंद्र देश के कृषि विकास पर था। क्लियर है। ये योजना सफल रही और इसने 3.6% की वृद्धि दर हासिल की, 2.1% के लक्ष्य से अधिक इसने हासिल की थी। और इस योजना के अंत में देश में 5 नए IITs स्थापित किए गए थे, है ना, पहली पंचवर्षीय योजना के बाद में। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। इसके अलावा 2024 में पद्म भूषण किसी को दिया गया, तो वहां से क्वेश्चन बना है कि 2024 के पद्म भूषण से या तो क्वेश्चन पूछा होगा कितने लोगों को दिया गया, या स्पेसिफिक किसी का नाम दे रखा होगा या किसी का डिटेल दे रखी होंगी। तो भारत सरकार ने वर्ष 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है, जैसे कि सुश्री ए फातिमा बीबी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आज पूछा गया था, है ना, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था फातिमा बीबी वाला। तो केरल आपका करेक्ट आंसर रहेगा, केरल से यह सार्वजनिक कार्य के क्षेत्र में इनको मिला है मरणोपरांत। कौन से पद्म भूषण मिले हैं इन सभी को। श्री
होर्मुसुजी एन कामा महाराष्ट्र साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में पत्रकारिता के लिए, मिथुन चक्रवर्ती ये अभिनय के लिए मिला है पश्चिम बंगाल, सीताराम जिंदल कर्नाटका व्यापार उद्योग, इसके अलावा यंग लियो चीन सार्वजनिक कार्य के लिए, है ना, ये चाइना से इनको दिया गया है। अश्विन दास, है ना, अश्विन दास इनका नाम है महाराष्ट्र व्यापार उद्योग के लिए। उस्ताद तौफीक कुरैशी महाराष्ट्र कला संगीत के क्षेत्र में इनको दिया गया। S.L. भैरप्पा कर्नाटक साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में। S.M. कृष्णा कर्नाटक सार्वजनिक कार्य के लिए। S.P. बाल सुब्रमण्यम मरणोपरांत तमिलनाडु कला के क्षेत्र में। उस्ताद राशिद खान उत्तर प्रदेश कला संगीत के क्षेत्र में। S.C. जमीर नागालैंड सार्वजनिक कार्य। S.N. सुब्बा राव मरणोपरांत मध्य प्रदेश सार्वजनिक कार्य के क्षेत्र में। S.S. राजामौली तेलंगाना कला फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में। S.S. राजामौली आप सभी जानते पहचानते ही हैं। S. वेंकटरमन तमिलनाडु विज्ञान इंजीनियरिंग। S. वेंकटेश्वर केरल चिकित्सा और S. वेंकटेश्वरलू आंध्र प्रदेश साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। इन सभी को ये दिया गया है तो आप स्पेशली याद भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया रसायन विज्ञान में पूछे गए थे, है ना, एंथेनिक श्रेणी से इस टाइप से कोई क्वेश्चन था, आपका ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये जो पंचवर्षीय योजना है इससे करीबन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना। 1961 से 66 की अवधि के लिए इसको बेसिकली बनाया गया था, तो आप याद रखिएगा। और ये जो है 1961 से 66 की अवधि के लिए बनाई गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना और टेक ऑफ की जो आत्म सक्रिय स्थिति है इस तक पहुंचाना था। चीन युद्ध के कारण ये जो योजना है 5.6% की वृद्धि दर हासिल नहीं कर सकी थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये थी क्योंकि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्देश्य पर बेस्ड थी पूरी की पूरी। तो ये याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन हमने जितने भी जीके जीएस के करंट अफेयर के मिले सारे कवर करवा दिए हैं। अब हम आगे हिंदी मैथ्स रीजनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक भी आप बने रहेगा। ये एसएससी जीडी की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी अगर आप अभी परचेस करेंगे। जो पैटर्न आपकी एग्जाम में अभी 2 शिफ्ट में हमने देखा है, जैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको इसी ई बुक यानी कि इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएंगे पूरे के पूरे। ये जो डेमो वाला टेस्ट डला है आप एक बार जाकर विजिट करिएगा, जरूर से चेकआउट करिएगा। पूरा लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और जो आपकी एग्जाम के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम से पहले सारी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट करें क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है पूरी की पूरी। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज नंबर पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट करिएगा। काफ़ी ज़्यादा डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, करीबन 500 से 700 के समथिंग डेटा, टेस्ट वगैरह, पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो विजिट जरूर से आप कर लीजिएगा, है ना। ये हमारी एसएससी डीडी के लिए स्पेशल है, ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है। इस पर भी सिर्फ 79 की है, काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर है। और आरआरबी एनटीपीसी की ये भी सिर्फ 79 की है, सभी पर स्पेशल ऑफर है। लेटेस्ट पैटर्न की बेस्ड है पूरी की पूरी। नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की है, जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की है, इसके अलावा पुलिस आरक्षक की, एमपी ग्रुप 4 की, एमपीएसआई, इन सभी के अवेलेबल है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है गाइज, आगे बढ़ते हैं। अब हम हिंदी की और हिंदी के जो क्वेश्चन है इनको भी फटाफट कवर कर लेते हैं कि हिंदी में आपका क्या पूछा गया था। क्लियर है। तो गाइज हिंदी के ऊपर हम बात करें, पहला क्वेश्चन है कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है किसी के मन में किसी के लिए गलत बात करना या चुगली करना, यह होता है कान भरना मुहावरे का अर्थ। एक और चीज बता दें, आपका एग्जाम कब है? आपका एग्जाम कब है ये आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी गूगल फॉर्म की। सबसे पहले लिंक जो मिलेगी गूगल फॉर्म की मिलेगी, उस लिंक पर आप क्लिक करके आप हमें बता सकते हैं कि आपका एग्जाम कब है, ताकि हम आपकी और अधिक से अधिक हेल्प कर पाएँ। तो उस फॉर्म को भरिएगा, वहाँ पर जो भी डाउट्स है, अगर कोई समस्या आ रही है आपके एडमिट कार्ड वगैरह में तो वो भी वहाँ पर डाल सकते हैं। हमने पूरा दिया है आपको उस फॉर्म में फिल करने के लिए। तो आप वहाँ पर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से उस फॉर्म को भरिएगा और बताइएगा कि कब आपका एग्जाम है ना, ताकि हमें भी आइडिया लगे कि आपका एग्जाम कब है, किस दिन आपको और अधिक अच्छे से एनालिसिस कवर करवाना है ना। तो जाकर जरूर से कम है उस चीज़ को आप एक बार फॉर्म जरूर से भर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना काम निकालना या स्वार्थ सिद्ध करना, यह होता है अपना उल्लू सीधा करना। उन्नति का विलोम अवनति होता है। विलोम से 4 क्वेश्चंस बने हैं, है ना। पर्यायवाची से 1 बना है, तत्सम तद्भव से बना है, बहुवचन से पूछा गया, वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा मुहावरे आपका बना है, पेरा जंबल से भी क्वेश्चन बने हैं। मैथ्स में बात करें क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन से क्वेश्चन आपका आया है। इसके अलावा प्रतिशत से 2 क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे, SI से 1 क्वेश्चन था, औसत से 2 क्वेश्चन थे आपके, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया, DI से पूछा गया, नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन था आपका, LCM HCF से 2 क्वेश्चन थे,
सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन है आपके, रेशियो से 2 से 3 क्वेश्चन है, पाइप टंकी से क्वेश्चन है, ट्रेन से 2 क्वेश्चन है, आयु से क्वेश्चन है, समय कार्य से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया और रेशियो से अनुपात से भी आपका 2 क्वेश्चन बेसिकली बने हैं। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से 1 था, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन है ना, एनालिसिस से क्वेश्चन बनाए 5 से 2.5 से 3 क्वेश्चन थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन था, सिलोजिज्म से क्वेश्चन था आपका, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन था, मिरर इमेज से था, काउंटिंग फिगर से 2 क्वेश्चन थे, फिगर सीरीज से क्वेश्चन था, वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन था, सिमिलर सेट से क्वेश्चन था और सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया। इसके अलावा निष्कर्ष, कथन, निष्कर्ष, बदल, है ना, इन तीनों से एक एक क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो यहाँ पर गाइज हमने जीके जीएस का भी आपको अच्छे से बता दिया, इसके अलावा आपको हमने हिंदी का भी कवर करवा दिया, है ना, हिंदी के बाद में मैथ्स का भी लगभग कवर करवा दिया और रीजनिंग के भी सारे टॉपिक हमने बताने की कोशिश की कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बेसिकली बने हैं। तो अगर अपन बात करें पेपर के ओवरऑल रिव्यू की, तो ये पेपर जैसा आपका पहले था उसी के अकॉर्डिंग है लगभग, इसमें ज़्यादा कुछ नया चेंजेस देखने को इस बार नहीं मिला है। जो अभी तक पैटर्न फॉलो हो रहा था उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सारी चीज़ें एज इट इज़ है, जैसे ही कोई चेंजेस होता है तो आपको तुरंत से अपडेट कर दिया जाएगा, बिल्कुल उस चीज़ की टेंशन आप ना लें, है ना। और बाकी हम बता दें आपको, काफ़ी सारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि हम जो पैटर्न अभी बन रहा है उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो ये टेस्ट सीरीज़ है, सिर्फ 79 की, इनरोल नहीं किया तो कर सकते हैं। SSC GD की जो पैटर्न आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग है सारा का सारा कंटेंट इसमें, तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये RPF कांस्टेबल की अवेलेबल है, ये लेटेस्ट पैटर्न की है, जो अभी पैटर्न आपका बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग। और ये RRB NTPC की अवेलेबल है, तो इन सभी की 79 प्राइस है ना। जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा जो भी लोग स्पेशली तैयारी के लिए डेडिकेटेड है और चाहते हैं कि सिलेक्शन ले, तो वो जरूर से एक बार देख लीजिएगा, है ना। ये MP एग्जाम के लिए अवेलेबल है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की आपको प्रॉपर तरीके से वीडियोस की PDF मिल पाए, तो PDF के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।